आदाब नाजरीन, आप सभी डीडी उर्दू पर देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम कुछ लम्हे फुर्सत के, जिसमें पिछली मर्तबा हमारे साथ हमारी हेल्थ एक्सपर्ट तृप्ति भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने काफी अहम जानकारियों को आप तक साझा किया था। और पिछली बार हमने आपसे वादा किया था कि इस हफ्ते फिर से आपके साथ मुलाकात करेंगे और जो बातें अधूरी रह गई थी उन बातों को फिर से आपके सामने रखेंगे। तो एक बार फिर से हमारे साथ हमारी हेल्थ एक्सपर्ट तृप्ति भारद्वाज जी मौजूद हैं। तो तृप्ति जी, एक बार फिर से इस्तकबाल करती हूँ आज के इस एपिसोड में। तृप्ति जी, हमने अक्सर करके देखा है कि जिन विमेंस में गलत खान पान का इंटेक काफी ज्यादा है, अनहेल्दी डाइट को वो फॉलो कर रही हैं, तो उनमें इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम भी काफी ज्यादा बढ़ती जाती है और इसका असर भी उनकी ब्यूटी पर और उनके हेयर पे पड़ता है। वही है पीसीओडी एंड पीसीओएस। अगर पीरियड्स आपके रेगुलर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हीं के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी पे फेस पे एक्ने आ रहे हैं और हेयर्स भी आ रहे हैं, चिन पे हेयर्स भी आ रहे हैं, हेयर फॉल भी हो रहा है, स्किन भी बहुत अच्छी नहीं है, ग्लो नहीं कर रही है स्किन। तो मैं वही बोलूँगी, बाहर का खाना प्लीज़ बंद कीजिए, आप घर का खाना खाइए, हेल्दी न्यूट्रिशन की तरफ जाइए। पानी बहुत ज़रूरी है डाइट में, आपको 3-4 लीटर्स पानी, मैं बार बार फोकस कर रही हूँ, पानी आपको ज़रूर पीना है। एंड फाइबर इंटेक डेफिनेटली आपको बढ़ाना है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के थ्रू। तृप्ति जी, जैसा कि आपने बताया कि हमारी बॉडी में विटामिन सी का इंटेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन सर्दी का मौसम चल रहा है, ऐसे में अगर कुछ ऐसे फ्रूट्स हम लेते हैं तो अक्सर करके ख्वातीन का ये सवाल उठता है कि हमारे गले में दर्द हो रहा है या हमें खांसी जुकाम की दिक्कत हो रही है, तो कौन कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए सर्दी के मौसम में? ये बिल्कुल एक मिथ है कि सर्दी के मौसम में फ्रूट्स खाने से हमको खांसी जुकाम हो जाएगा। विटामिन सी कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है, तो उससे सर्दी खांसी जुकाम अगर है तो वो भी ठीक हो जाएगा। डेफिनेटली आपको खाने चाहिए। सीजनल फ्रूट्स हैं, गुआवा है, ऑरेंज है, आंवला है, सारे ही फ्रूट्स जो भी है इस सीज़न के विटामिन सी रिच हैं, आप डेफिनेटली खाइए। सर्दी जुकाम होगा तो भी ठीक हो जाएगा, बट कोशिश कीजिए कि टेम्परेचर उसका रूम टेम्परेचर पे हो, बहुत ठंडा नहीं खाना है, जिसकी वजह से अगर होने के किसी की इम्यूनिटी बहुत लो है तो कहीं गला पकड़ ले, जुकाम अगर हो रहा है ऑलरेडी तो उसको वर्स्ट ना बना दे। बाकी आप कोशिश कीजिए कि नॉर्मल टेम्परेचर पे आप ये फ्रूट्स खाइए, डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी भी इंप्रूव होगी स्किन ग्लो के साथ साथ। तो ख्वातीन, अक्सर करके आपने सीजन में हर चौराहे पर वेजिटेबल जूस बनते जरूर देखा होगा, तो तृप्ति जी हमारे सभी दर्शकों को, हमारे सभी व्यूवर्स को बताएं कि वेजिटेबल जूस पीना इस सीजन में कितना ज्यादा फायदेमंद होता है। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। वेजिटेबल जूसेस मैंने भी देखे हैं कई बार, बट मैं एडवाइस यही करूँगी कि जूसेस अगर वो निकाल के दे रहे हैं, उनका जो फाइबर इंटेक है वो वर्स्ट हो रहा है, वो बेकार हो रहा है, उसको वो फेंक रहे हैं। जो भी वो फ्रूट यूज़ कर रहे हैं जूस बनाने के लिए, आप कोशिश कीजिए कि वही फ्रूट आप घर पे होल फ्रूट खाइए, तो आपको जूस के साथ साथ उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसके साथ साथ फाइबर भी मिलेगा। तो जूसेस आर गुड, बट होल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर वेरी मच गुड। तो अक्सर करके हमारी जो ख्वातीन होती हैं वो इतनी ज़्यादा मसरूफ़ होती हैं कि वो दिन में फलों को नहीं खा पाती, वेजिटेबल जूस भी नहीं पाती, जूस भी नहीं पी पाती हैं। तो तृप्ति जी, क्या आपको लगता है कि रात में उनके लिए फलों को खाना या वेजिटेबल जूस पीना सेफ है? ये एक मिथ है कि रात में हमें फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, बट बहुत ज़्यादा रात में नहीं खाने चाहिए। रात में फ्रूट्स ना खाने का कॉन्सेप्ट यही है कि अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसका शुगर स्पाइक हो सकता है। और अगर जैसे वाटरमेलन है, वाटरमेलन में सिर्फ 70-80% पानी ही है, तो वो अगर रात में आप खा के सोएंगे तो आपको बार बार यूरिनेशन जाना पड़ेगा, जिससे आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है। कुछ सेफ फ्रूट्स हैं जो आप खा सकते हैं, जैसे एप्पल है, पपाया है, पियर्स है, बट बहुत ज़्यादा लेट नाइट नहीं। आप 8 to 9 o'clock तक फ्रूट्स खा सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खा सकते हैं। मैम, 40 साल के बाद या जिनका मेनोपॉज चल रहा है, उनका डाइट प्लान कैसा होना चाहिए और उन्हें खान पान में किन किन बातों का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए? हाँ, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। 40 ईयर्स के बाद पीएमएस शुरू हो जाता है, प्री मेनोपोजल सिम्टम शुरू हो जाते हैं, और ये बड़ा ही स्ट्रेसफुल पीरियड होता है फीमेल्स के लिए। इमोशनल वीकनेस, फिजिकल वीकनेस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो किसी से शायद शेयर नहीं कर पाती हैं। और हॉट फ्लैशेस हैं, एकदम से स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, गुस्सा आना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें फैमिली का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। साथ साथ गुड न्यूट्रिशन। गुड न्यूट्रिशन मतलब हाई कैल्शियम, हाई फॉस्फोरस, मतलब विटामिन्स एंड मिनरल्स का स्पेशली बहुत ध्यान रखना है, एंड कैल्शियम का। अगर हम अभी से इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो बाद में हमें कैंसर्स होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं, यूट्रस कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर। तो मैं सबको यही एडवाइस करूँगी, अगर किसी का ये फेस चल रहा है या ये एज चल रही है, तो आप अपनी कैल्शियम और जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं
उन पे फोकस कीजिए और साथ साथ गायनी को विजिट करते रहिए। अगर आपके पीरियड्स बहुत इरेगुलर हो रहे हैं या फ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत लंबे समय तक आपके पीरियड्स चल रहे हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर ना करें, आप डॉक्टर से जल्दी विजिट करें। बिल्कुल खातीन, तो जैसा कि तृप्ति जी ने एक काफ़ी अहम जानकारी साझा की है कि अक्सर करके खातीन में कैंसर जैसी प्रॉब्लम भी आ सकती है मेनोपॉज के समय, जिसकी शुरुआत होती है सिस्ट से, और आम बोलचाल की भाषा में अगर इसे समझा जाए तो गांठ भी कहते हैं। तो तृप्ति जी, हम चाहेंगे कि सभी खातीन को ये बताइए कि ये प्रॉब्लम आगे चल के उनके लिए कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अहम जानकारी है जो मैं सबको देना चाहूँगी। कैंसर की जो समस्या है आमतौर पर इसी समय पे शुरू होती है जब आपका पीएमएस चल रहा होता है। आप अगर इसको इग्नोर कर रहे हैं तो आगे यही कैंसर का रूप बना लेती है। तो आपको अगर पीरियड्स में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है कि डिले इज़ अदर थिंग, अगर पीरियड्स आपको बहुत समय तक रेगुलर हो रहे हैं, ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप इसको प्लीज़ इग्नोर ना करें, यही बाद में आपको कैंसर बन सकता है। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने गायनेकोलॉजिस्ट को टाइम टू टाइम विजिट करते रहिएगा इस टाइम पे, जब तक आपके पीरियड्स पूरी तरह से स्टॉप नहीं हो जाते हैं। तृप्ति जी, पीसीओएस और पीसीओडी आजकल की एक कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है विमेंस में, तो इस दौरान डाइट का क्या रोल रहता है और शुगर और फास्ट फूड कितना ज़्यादा खतरनाक हो जाता है इस तरह की बीमारियों में? बहुत अच्छा सवाल किया है। आजकल की जो यंग जनरेशन है उसमें पीसीओडी और पीसीओएस बहुत बढ़ गया है बिकॉज ऑफ फास्ट फूड, क्योंकि वो लोग बाहर का खाना बहुत खाते हैं। दे ईट ओनली जंक, मैदा है, चीनी है, कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, फिंगर चिप्स समथिंग, आलू की चिप्स, पता नहीं क्या क्या खाते हैं आजकल के बच्चे। तो इस वजह से उनमें बहुत ज़्यादा पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या हो रही है। डेफिनेटली वो बढ़ाता है, जंक जो है पीसीओडी एंड पीसीओएस को डेफिनेटली बढ़ाएगा एंड वर्स्ट करेगा। आप हेल्दी खाना खाएंगे वो खुद ही चला जाएगा। पीसीओडी एंड पीसीओएस मैनेजेबल भी है, ऐसा नहीं है कि उसका कोई इलाज नहीं है, बीमारी है ही नहीं, एक्चुअली इट इज़ हार्मोनल इम्बैलेंस ना, तो वो ठीक हो जाएगा। आप हेल्दी खाने पे फोकस कीजिए, पीरियड्स आपके खुद से रेगुलेट होंगे और आपका वेट भी लॉस होगा डेफिनेटली। बाहर का जंक, मैं यही एडवाइस करूंगी आजकल के बच्चों के लिए, प्लीज़ बाहर का जंक मत खाइए, हेल्दी फूड खाइए। जैसे जैसे आपका वेट गेन होगा पीसीओडी पीसीओएस और वर्स्ट होगा, जैसे आपका वेट लॉस होगा वो खुद ही ठीक हो जाएगा। बिल्कुल तृप्ति जी, तो जो ख्वातीन ऑलरेडी पीसीओएस या पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं, उनका डाइट प्लान होना किस तरह का चाहिए, उन्हें किस तरह का डाइट फॉलो करना चाहिए? उनका डाइट भी उसी तरह का रहेगा, सेम हम जैसे वेट लॉस का अगर डाइट किसी को दे रहे हैं तो सेम फॉर पीसीओडी। आपको रिफाइंड कार्ब्स हटाने हैं, आपको शुगर हटाना है, कार्बोहाइड्रेट कम करना है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट डाइट में लेने हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का इंटेक आपको बढ़ाना है, दालें आपको डाइट में बढ़ानी है, बाहर का खाना आपको बंद करना है, बहुत स्पाइसी खाना, बहुत ऑयली खाना, ये सब आपको खाना नहीं खाना है। पानी का इंटेक थोड़ा सा बढ़ाइएगा। अगेन मैं ये बोलूँगी, पानी बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, 3 to 4 लीटर्स वाटर आपको पीना ही पीना है। बिल्कुल तृप्ति जी, तो प्रेग्नेंट फीमेल्स की बात हो गई, जो ख्वातीन पीसीओएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं उनकी भी बात हो गई। अब बात कर लेते हैं एक कॉमन प्रॉब्लम, अनीमिया, जो कि अक्सर करके ख्वातीन में देखा जाता है। तो जो ख्वातीन एनीमिया जैसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं, ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा कॉमन क्यों है और इस प्रॉब्लम से बचने के लिए उनका डाइट प्लान कैसा होना चाहिए? अगेन मैं वही बोलना चाहूँगी, अनीमिया आजकल इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं। आयरन डेफिशिएंसीज उनमें कॉमन है क्योंकि बाहर के खाने में आयरन आपको नहीं मिलेगा। बाहर जो हम घर पे खाना खा रहे हैं, आयरन मेनली किस में पाया जाता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, मिलेट्स हैं, दालें हैं, इन सब में खाया जाता है, जो आजकल के बच्चे नहीं खा रहे हैं। अगर घर का खाना आप खाएंगे तो डेफिनेटली आपको आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया नहीं होगा। आजकल एक और चीज़ देखी जा रही है, आयरन की वजह से अर्ली ग्रे हो रहे हैं हेयर्स ना, वो भी उसी वजह से हैं क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसीज हैं। तो आयरन की डेफिशिएंसीज को अगर घर में हम फुलफिल करें तो आयरन रिच खाना आपको खाना है। मैं बोलूँगी कि एमेरंथ इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन। तो रोटी, चीला जो भी आप घर में खा रहे हैं वो एमरंथ अपने आटे में थोड़ा मिक्स कीजिए, या फिर प्योरली आप एमरंथ का भी खा सकते हैं। नट्स अपनी डाइट में शामिल कीजिए एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल अपनी डाइट में शामिल कीजिए फॉर आयरन। बिल्कुल तृप्ति जी, तो जैसा कि आपने बताया कि ऐसे विमेंस जिनमें B12 की प्रॉब्लम है और जो प्योर वेजिटेरियन भी हैं, तो बेसिकली B12 की कमी को दूर करने के लिए कौन कौन से फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, और इसके सप्लीमेंट्स के बारे में भी आपने बताया, वो सप्लीमेंट्स कौन कौन से हैं? देखिए, अगर मैं B12 के नेचुरल रिसोर्सेज की बात करूं तो वो मोस्टली नॉन वेजिटेरियन है, चिकन है, फिश है, एग्स हैं। बट अगर जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वेजिटेरियन सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो मेनली B12 आपको नट्स में मिलेगा और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलेगा।
बट इतना ज़्यादा हम नहीं खा सकते हैं जितना डेली रिक्वायरमेंट होती है। तो सप्लीमेंटेशन की अगर मैं बात करूँ तो मैक्फोलेट है, उसमें अलग अलग डोजेज़ हैं जितना रिक्वायरमेंट है। आप अगर ब्लड टेस्ट पे जा रहे हैं और B12 बहुत ज़्यादा कम है तो आपको इंजेक्टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट जो मैं बोलूँगी जो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है इंजेक्शंस है, उसके बाद आप फिर ओरल मेडिसिन पे जा सकते हैं। सेम विद विटामिन डी। विटामिन डी की अगर मैं बात करूँ तो अगर बहुत कम है, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है या फिर आपके ब्लड लेवल्स बहुत कम है विटामिन डी के, तो सबसे पहले इंजेक्टेबल्स, देन शॉट्स लिक्विड में भी आते हैं, देन कैप्सूल्स। तो अपराइज D3 करके भी आते हैं एंड बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आप ले सकते हैं। बिल्कुल तृप्ति जी, ये भी जान लेते हैं कि क्या खराब डाइट का असर हमारे मूड पे भी पड़ता है? बिल्कुल, आपने कहावत सुनी होगी, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो आजकल लोग बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो बहुत जल्दी इरिटेट हो जा रहे हैं, बहुत गुस्सा, एग्रेशन बहुत बढ़ता जा रहा है। उसको हम कहते हैं तामसिक फूड। तामसिक अगर आप खाना खा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ेगा, एंग्जाइटी भी बढ़ेगी। और आप सात्विक खाना खा रहे हैं, सात्विक मतलब बहुत कम मिर्च मसाले तेल, घर का खाना हम जिसको कहते हैं। अगर आप सात्विक खाना खा रहे हैं तो आपके एग्रेशन भी कम होंगे, आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा। तो मैं अगेन वही एडवाइस करूंगी कि कोशिश कीजिए कि बाहर का खाना जितना इग्नोर कर सकते हैं आप घर पे खाना बना के खाइए, तो स्ट्रेस लेवल भी कम होंगे। तृप्ति जी, आजकल रात में जगना एक बेहद कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है, तो क्या ये समझा जाए कि नींद की कमी किसी न किसी तरीके से एक अनहेल्दी डाइट से ताल्लुक रखती है? अनहेल्दी डाइट का स्लीप से यही कनेक्शन है कि अगर हम अनहेल्दी डाइट खा रहे हैं तो हमारा स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंग्जाइटी बढ़ रही है, तो उसकी वजह से हमें सिंपल नींद नहीं आ रही है। बाकी अनहेल्दी डाइट की वजह से जो भी आपको मेडिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एसिडिटी है, गैस्ट्रिक इश्यूज हो रहे हैं, ब्लोटिंग है, तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस करेंगे ना नींद में। अगर आप कंफर्टेबली सो रहे हैं, आपने बहुत अच्छा खाना खाया है, जो हाँ स्ट्रेस का रिलेशन हेल्दी और अनहेल्दी डाइट से होता है क्योंकि वो सीधा माइंड पे इफेक्ट करता है। अगर आप हेल्दी खाना खा रहे हैं तो सीधा आप खुश रहेंगे, अगर आप अनहेल्दी खाना खा रहे हैं तो डेफिनेटली आप स्ट्रेस में ही है या एंग्जाइटी में है। तो अगर आपको ठीक से नींद नहीं आ रही है तो इसका कहीं ना कहीं रिलेशन है। तृप्ति जी, अक्सर करके जो हमारी ख्वातीन हैं वो अपने कामकाज में इतनी ज्यादा मसरूफ हो जाती हैं कि पानी पीना ही भूल जाती हैं। पानी कम पीना कितनी बड़ी प्रॉब्लम को दावत दे रहा है आखिर? अरे बहुत बड़ी प्रॉब्लम को दावत दे रहा है। पानी जैसा सबको पता है ह्यूमन बॉडी 70% पानी से बनी हुई है, तो हम क्यों भूल जाते हैं हमारी बॉडी को पानी की ज़रूरत है। आप हर अलार्म लगाइए अपने फ़ोन में, हर 20-30 मिनट में पानी पीजिए। बॉडी को कम से कम 3 to 4-5 लीटर्स की ज़रूरत है पर डे। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, सिंपल, आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाएगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पानी से रिलेटेड है। पानी बहुत ज़रूरी है, 3 to 4-5 लीटर्स आप प्लीज़ पानी पीजिए डेली, प्लीज़ डोंट फॉरगेट इट। तृप्ति जी, बात चाहे नींद कम आने की हो, चाहे स्ट्रेस ज्यादा लेने की हो, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हो जाती है ख्वातीन में वो होती है एसिडिटी यानी कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। तो जो विमेन गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं उनका डाइट प्लान कैसा होना चाहिए? फिर से मैं वही बोलूँगी, पानी की कमी की वजह से ये समस्याएं होती हैं। पेट की जितनी भी समस्याएं हैं, एसिडिटी है, ब्लोटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, ये सब पानी की कमी की वजह से होती हैं। और आप अगर बहुत तेल मिर्च मसाले वाला खाना खा रहे हैं तो उनको मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप मिर्च मसाले डाइट में बहुत कम इस्तेमाल कीजिए। ऑयली खाना, बाहर का खाना, रिफाइंड फूड्स हैं, बेसिकली मैदा है, चावल है, ये सारी चीज़ें आप कम कीजिए अपनी डाइट में से। एंड पानी का इंटेक आप बढ़ाइएगा। एंड सौंफ का पानी, मेथी का पानी, अजवाइन का पानी, ये बड़े बेनिफिशियल होते हैं फॉर गैस्ट्रिक इश्यूज, तो आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। हमारी ख्वातीन सबसे ज्यादा परेशान हो रहती हैं सिर्फ इस चीज के लिए कि वो सुंदर जरूर दिखें। तो ऐसे में हमारे सभी दर्शकों को ये बताएं तृप्ति जी कि अगर वो एक अनहेल्दी डाइट को फॉलो कर रहे हैं, नींद कम ले रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं, तो इसका उनकी ब्यूटी पर और खासकर उनके हेयर्स पर भी काफी ज्यादा असर पड़ता है। बहुत ज़रूरी और अहम सवाल किया है आपने। फीमेल्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्किन ग्लो। अगर हम बाहर का खाना खा रहे हैं तो हमारी स्किन पे पिंपल्स बहुत जल्दी आते हैं, स्किन भी ख़राब होती है और ब्लैक स्पॉट्स ये सारे भी, और हेयर फॉल होने के भी बहुत चांसेस रहते हैं। तो आप कोशिश कीजिए अपनी डाइट में विटामिन ई एंड ओमेगा 3 एंड पानी की कमी नहीं होनी है, और ओमेगा 3 एंड विटामिन ई के जितने भर भी सोर्सेज हैं वो शामिल कीजिए। ओमेगा के लिए अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको फ़िश ऑयल सबसे बेस्ट रहेगा, फ़िश भी खा सकते हैं। एंड वॉलनट्स हैं एंड सीड्स हैं। एंड विटामिन ई के लिए भी सेम यही सारी चीज़ें। विटामिन सी वो भी बहुत ज़रूरी है। तो जितनी भी सिट्रस फ्रूट्स हैं लाइक आंवला है, ऑरेंजेस हैं,
ये सारी चीज़ें आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। और अभी तो विंटर्स हैं तो आप बीटरूट भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, गाजर भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं फॉर स्किन ग्लो। तृप्ति जी, तो कुछ ऐसी सलाह जो आप हमारे ख्वातीन को देना चाहें? मैं सबको यही सलाह देना चाहूँगी कि आप अपना बहुत ध्यान रखिए। आप अपने लिए भी बहुत ख़ास हैं और अपनी फैमिली के लिए भी बहुत ख़ास हैं। आप प्लीज़ कोई भी मील अपना स्किप ना कीजिए। आप अपना बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, लंच बना रहे हैं, डिनर बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, तो प्लीज़ अपने लिए भी उतना ही ध्यान दीजिए जितना आप पूरी फैमिली का ध्यान रख रहे हैं। बिल्कुल तृप्ति जी, तो इतनी अहम जानकारियों को इतनी सरल भाषा में आपने सभी ख्वातीन तक पहुंचाया, इसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ख्वातीन के लिए उनकी सुंदरता हमेशा से ही काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो आपकी हेल्थ की बात हो गई, न्यूट्रिशंस की बात हो गई। अब जल्दी से चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर और दिखाते हैं एक क्विक नेल आर्ट। चलो मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगा कि मैम आ रहे हैं, हम उसके ऊपर डेमो करके दिखाएंगे जेल नीट पेंट का कि कैसा लगता है, कैसा प्रोसीजर होता है। ये सब चीज़ें उनके ऊपर डिपेंड करता है कैसे नेल आर्ट चाहिए उनको। मैं आपको दिखाता हूँ। क्यूटिकल एरिया क्लीन होने चाहिए, सारा यहाँ से बिल्कुल क्लीन होएगा, फिनिशिंग अच्छी आएगी इसके अंदर। क्यूटिकल की वजह से नेल पेंट एकदम फिनिशिंग से नहीं आती। आपके हाथ पे आलमंड शेप बहुत अच्छी लगेगी। शेप के अकॉर्डिंग स्क्वायर में नहीं दे सकते आप। हम बेस कोट लगा रहे हैं हम पहले। बेस कोट लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो हम नेल पेंट लगाएंगे हमारा कलर नहीं आने चाहिए नेल के ऊपर, इसलिए हम बेस कोट लगाते हैं। सबसे पहले हमारा नेल येलो नहीं होगा। बेस कोट लगाने के बाद हम नेल पेंट लगाएंगे। ये फर्स्ट कोट लगाया है हमने, सेकंड कोट लगेगा थोड़ा सा ड्राई होने के बाद, क्योंकि ये सूखेगा जब ही नेल पेंट अच्छा लगेगा, ये तो नहीं लगेगा, फिनिशिंग नहीं आएगी बिल्कुल भी। ये प्रॉपर तरीका है जेल नॉर्मल नेल पेंट लगाने का। देखिए फाइनल नेल पेंट ये ड्राई हो जाएगा, इसके ऊपर हम टॉप कोट लगा सकते हैं। फाइनली ये ड्राई होने के बाद हम लास्ट में टॉप कोट लगाई जाएगा इसके ऊपर। अब आपको जेल नेल पेंट करके दिखाते हैं इसमें कैसे होता है प्रोसीजर। पहले हम पुशिंग करेंगे इसके अंदर सारा, क्यूटिकल है तो कट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे इसमें। और इसके अंदर हल्का फाइलिंग करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। मैम को चाहिए थोड़ा सा डार्क कलर रेड में, और थोड़ा सा ग्लिटरी दे देंगे थोड़ी सी नेल आर्ट के लिए हम। अब ये फाइलिंग हम बफर कर रहे हैं, इसके अंदर हल्का सा शाइन रिमूव करेंगे हम। जो जेल नेल पेंट लगेगा वो इसके बगैर लगेगा ही नहीं, हल्का सा बफ करना ज़रूरी है। फाउंडेशन लगाएंगे इसके अंदर, उसको क्योर करेंगे यूवरेज में। यहाँ पुल नहीं होता बिल्कुल भी। सिक्सटी सेकेंड्स के लिए रखना होता है, क्योर करना पड़ेगा। एक ही कोट लगाओ, ये दोनों कोट लगाओ। हल्का सा लूज रखिए। ये थोड़ा ग्लिटर करा है हमने,
आप फुल फिंगर पे भी ले सकते हैं, जैसे मैम को एक फिंगर पे ही चाहिए तो हम 1 फिंगर पे ही करें। इसके अंदर रखिए मैम, क्योर करिए। छोटी लेंथ के अंदर हम ज़्यादातर तो ग्लिटर ही देते हैं कि जल्दी। हाँ चलिए। ये छोटी लेंथ वालों के लिए ठीक है, हमने हल्का सा ग्लिटर दिया है मैम को कि इजीली वर्क हो सके, सारा काम कर सकें, कोई निकले ना। हम स्टोन वर्क देते हैं तो निकलने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए हमने ग्लिटर दिया है। ये फाइनल टॉप कोड लगे जाएगा। ये फाइनल हो जाएगा, लाइट बंद होगी, डन हो जाएगा मैम आपका। फिर हम क्यूटिकल ऑयल लगाएंगे। निकाल लीजिए मैम, ये फाइनल हो चुका है। अब आपके ना क्यूटिकल ऑयल लगाएंगे हम। ये क्यूटिकल ऑयल इसलिए लगाया जाता है कि ये ड्राइनेस हो रखी है, इसकी वजह से थोड़ा आपके हाथ में शाइन आ जाएगी। देखिए मैम, आपको कैसा लग रहा है ये नेल्स, कितनी छोटे नेल्स पे कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड भी आपको पसंद आया होगा। और चलते चलते अब एक खास पैगाम सभी ख्वातीन के लिए कि आप अपने खुद की दोस्त जरूर बने। आप अपना ख्याल बहुत ज्यादा रखें। और इसी खास पैगाम के साथ मनीषा को दी इजाजत। खुदा हाफिज। मुख्तलिफ बीमारियों